नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन में आज बात लाल आतंक का अंत कब। छत्तीसगढ़ में नक्सली वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते 15 दिन में नक्सलियों ने 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। नक्सलियों ने जहां 23 मार्च को डीआरडी जवानों से भरी बस को उड़ाया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे, वहीं अब बीजापुर में नक्सली हिडमा को पकड़ने गई टीम पर नक्सलियों ने हमला किया। इस हमले में 23 जवान शहीद हुए, साथ ही 31 जवान जख्मी हैं, जिनका रायपुर में इलाज चल रहा है। इस साल की सबसे बड़ी नक्सल घटना के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर पहुंचकर जवानों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही नक्सलियों को खत्म करने के लिए अभियान चलाने की बात कही है। हालांकि इस घटना के बाद खुद कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर नया ट्विस्ट ला दिया, जिस पर खुद मुख्यमंत्री यकीन नहीं कर रहे हैं। तो लाल आतंक का अंत, इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब जवान इनामी नक्सली हिडमा को पकड़ने गई थी। इस दौरान करीब 700 नक्सलियों ने जवानों को घेरकर हमला किया। इस मुठभेड़ में 23 जवान शहीद हो गए, जबकि 31 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें रायपुर में भर्ती किया गया है। इस नक्सली घटना के बाद से एक जवान लापता भी है, जिसे नक्सलियों ने कैद कर लिया है। वहीं हमले के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े अभियान का खाका तैयार किया है। इस प्लान में नक्सलियों के उन टॉप कमांडरों के नाम शामिल हैं जो आने वाले दिनों में ढेर किए जाएंगे। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में और तेजी लाई जाएगी। इसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। यही नहीं, एनटीआरओ सुरक्षा एजेंसियों को रियल टाइम जानकारी देकर मदद करेगा। ऑपरेशन प्रहार 3 के तहत उन बड़े नक्सलियों को निशाना बनाने की तैयारी है जो भोले भाले युवाओं का ब्रेन वॉश कर उनको नक्सल गतिविधियों में शामिल करने के लिए उकसाते हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के टॉप कमांडर की लिस्ट बनाई है। उसमें PLGA-1 का सबसे बड़ा कमांडर हिडमा शामिल है। जो मुठभेड़ यहाँ पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें DRG, छत्तीसगढ़ पुलिस, CRPF और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। नक्सली हमले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। संकट की इस घड़ी में पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हम विजय में बदलेंगे। जवानों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर मारा है। नक्सली अब सिमट गए हैं, जिसकी वजह से नक्सली घबरा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने CRPF चीफ के उस बयान पर सवाल उठाए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ, जबकि राहुल गांधी की बातों से अलग हटकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने खुद माना कि बीजापुर की घटना में कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ है। बिल्कुल चूक नहीं है। ये कोई कैंप में हमला नहीं हुआ है या लौटते हुए हमला नहीं हुआ है। हम उसे घेरने निकले थे
और कैंप स्थापित कर रहे हैं लगातार। आप सुकमा की तरफ से, बीजापुर की तरफ से, दंतेवाड़ा की तरफ से हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैंप स्थापित करते जा रहे हैं। नक्सली अब 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं। उनकी बखलाहट ये है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा भी नहीं। जो कैंप हम 2 कैंप इस महीने में स्थापित करने वाले थे उसे भी स्थापित करेंगे। और ये वो जगह है, ये दोनों हमारे कैंप खुलने के बाद जो नक्सलियों की जो मूवमेंट है, जो माड़ एरिया में जो जाते थे वो ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद उसकी गतिविधियां सीमित हो जाएगी। तो ये उसकी बखलाहट है। माना जा रहा है कि इस नक्सली हमले का मास्टरमाइंड नक्सलियों की पीपल्स लिबरेशन गॉरिल्ला आर्मी यानी कि PLGA बटालियन 1 का कमांडर हिडमा है, जिसने खुद के छुपे होने की खबर पुलिस तक पहुंचाई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने बीजापुर और सुकमा जिले के जोनागुड़ा और जीरा गांव में हिडमा की तलाश के लिए ऑपरेशन चलाया था। लेकिन नक्सलियों ने यूसेफ बनाकर जवानों को घेर लिया और हमला कर दिया। हमले के बाद नक्सलियों ने जवानों का सामान भी ले लिया, साथ ही एक जवान को बंदी बना लिया। बहरहाल अब देखना होगा कि नक्सलियों की इस कायराना हरकत के बाद शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खौफ कायम रहा। बीच में पुलिस सख्ती के बाद कभी उसमें कमी आई और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2018 के बीच छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 9,096 वारदातों को अंजाम दिया। इस दौरान नक्सलियों ने 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया दंतेवाड़ा में, जिसमें 76 जवान शहीद हुए। इसके बाद 25 मई 2013 को दरबा के जीरम घाटी में बड़ी घटना को अंजाम दिया। इसमें कांग्रेस के तमाम सराहनीय नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हुई और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2019 की तुलना में 2020 में नक्सली घटनाएं बढ़ी थी। केंद्र सरकार ने लोकसभा में माना था कि 2018 से 2020 के बीच छत्तीसगढ़ में 970 नक्सली घटना हुई हैं। इनमें सुरक्षा बलों के 113 जवान शहीद हुए हैं। लाल आतंक का अंत कब, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया, ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे और छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार शुभांशु चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले शुभांशु जी आपके पास ही कि ये जो लड़ाई बची है अब, ये वाकई क्या विचारधारा को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था नक्सलवाड़ी से वही है या कुछ और कारण इसमें आप देखते हैं? आप अगर मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपकी आवाज़ ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ। मेरा सवाल ये था चौधरी जी कि जो लड़ाई नक्सली विचारधाराओं को लेकर शुरू हुई थी और अब जिस मुकाम पर वो पहुंचती नजर आ रही है, तो वाकई अब ये विचारधारा की लड़ाई बची है या कुछ और कारण इसमें जुड़ते गए हैं? आप क्या इसमें देखते हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लड़ाई विचारधारा की शुरू हुई थी। ये जो जगह है तर्रेम, जहाँ पर ये परसों की घटना हुई है जी। उस समय ये मध्य प्रदेश था, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था। उस समय की जो तो वो इस इलाके की सबसे बड़ी घटना थी जिसमें 16 पुलिस वाले मारे गए थे और वही रणनीति माओवादियों ने अपनाई थी जो रणनीति आज उन्होंने अपनाई है। ये 60 साल से ये या 50 साल से ये चल रहा है जी। लेकिन किसी सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है नक्सलियों से लड़ने के लिए। बस यही थम्पिंग द ब्रेस्ट कहते हैं कि बस छाती पीटने वाला काम आज भी चल रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई योजना आज तक नहीं बनी है। 1998 में वही ट्रैप माओवादियों ने किया था, उसमें 16 लोग मारे गए थे। वही ट्रैप उसी तर्रेम थाना में आज फिर किया है और 24 लोग मारे गए। यही प्रगति हम लोगों ने की है। तो माओवादियों में विचारधारा थी, वो विचारधारा में कितनी गिरावट आई है वो बातें सही है, पर यहाँ भी इस तरफ से भी न इस पर कोई योजना बनी है और बीच में गरीब लोग मारे जा रहे हैं। गरीब मतलब जो CRPF के लोग मरते हैं वो भी गरीब हैं, जो माओवादी की तरफ से मरते हैं वो भी है और दोनों तरफ से चांदी है। खूब सारे पैसे बनाए जा रहे हैं। बस्तर में जो पैसा जाता है उसका 30% माओवादियों के पास जाता है, उसका 30% जो पार्टी जो सत्ता में है उसके पास जाती है, 30% की बंदर बाट होती है और उसी से ये सब चल रहा है। ये सब जो चुनाव लड़े जा रहे हैं तो वो पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा जो है इस युद्ध से आता है। इस युद्ध से बहुत सारे लोग पैसे बना रहे हैं, माओवादी की तरफ भी और सरकार की तरफ भी।
और बीच में जनता पिस रही है। इसको लेके न कोई योजना है। बस आज जो घटना हुई है, बड़े बड़े बयान आएंगे, जी। बड़े बड़े लोग मिलने आए हैं, पर होना कुछ नहीं। उसके बाद टाए टाए पिस। उसके बाद फिर 24 मारे हैं, ये 42 मारेंगे। 42 में से 40 गलत लोगों को मारेंगे, तो 40 गुणा 5 200 लोग फिर माओवादी से जुड़ जाएंगे। माओवादी भी खुश, और जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो आप तो बड़ी ये पेनी 50 साल आपकी बड़ी पेनी निगाह है चौधरी जी। तो इसका हल क्या है, क्या करना चाहिए सरकार के लेवल पर भी और निचले लेवल पर भी, या आदिवासियों में किस चीज़ की आपको लगता है कि क्या कमी है, कहाँ से कमी है, क्यों वो जुड़ रहे हैं इस आतंक से? मालूम है क्या करना चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। जी। उनका अगर आप अभी घोषणा पत्र देखेंगे 2018 का, उसमें लिखा हुआ है 22 नंबर पॉइंट में, 36 पॉइंट का घोषणा पत्र था कि इसको लेकर योजना बनाई जाएगी और बातचीत के गंभीर प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल। दोनों में कुछ भी नहीं। 2.5 साल हो गए हैं। बातचीत का एक ऑफर माओवादियों की तरफ से बहुत ही ढीला सा सही आया है, लेकिन सरकार पर उसमें कोई इमेजिनेशन है ऐसा कुछ दिखता नहीं है। देखिए, इसी कांग्रेस सरकार ने 1967 में जब नक्सलवाद शुरू हुआ तो 5 साल में उसको निपटा दिया। माओवादी बस्तर में इसीलिए आए क्योंकि यहाँ गुरिल्ला युद्ध लड़ा जा सकता है। वो आमने सामने की लड़ाई बंगाल में नहीं लड़ सकते, बिहार में नहीं लड़ सकते, तेलंगाना में नहीं लड़ सकते, भौगोलिक इसीलिए वो परिस्थितियाँ भी बस्तर में। अलग हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये 40 साल से पिंग पोंग गेम चल रहा है। आप 5 को मारते हैं, पिछले हफ्ते ही हुआ है। माओवादियों ने 5 को मारा तो पुलिस ने 5 को मार दिया। अभी ये 24 को मारे हैं, अभी ये 42 को मारेंगे। ये चल रहा है, पिछले 40 सालों से चल रहा है। जी। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ना माओवादी की क्रांति होने वाली है, ना शांति आने वाली है। इसका सुलझाव सिर्फ इसी से होगा कि दोनों पक्ष थोड़ा सा लचीलापन अपनाए, बातचीत के टेबल पर आए, कुछ बातें मानी जाए, कुछ जायज बातें हैं उनको मानी जाए, और मान के इसका समाधान करने की तरफ एक प्रयास शुरू किया जाए, जो कि दोनों पक्षों में दिखता नहीं है। प्रभु जी, बातचीत एक बड़ा समाधान है। हमने कई सारे देखा, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जब चुनाव देते हैं तो बीजेपी सरकार की ओर से कहा जाता है कि कई सारे आतंकवादी संगठनों को मुख्य धारा में ला रहे हैं। किसान आंदोलन की बात होती है, 3-3 महीने उनसे कोई बात नहीं होती है। तो आपको लगता है कि नक्सली इस टेबल पर बैठ के इस सरकार से, ये सरकार उनसे बात कर सकती है? और दूसरा जो हम लगातार, जैसे जो शुभांशु जी भी कह रहे थे कि साल दर साल वही रणनीति सुरक्षा बलों की, वही रणनीति नक्सलियों की है, दोनों में परिवर्तन नहीं हो रहा और दोनों लगातार नुकसान उठाते जा रहे हैं। देखिए मनोज जी, इतिहास गवाह है कि जो भी युद्ध होता है, युद्ध का जो परिणाम या हल जो निकलता है वो टेबल पे ही निकलता है। बिल्कुल। क्योंकि युद्ध में आप एक बार जीत भी जाएंगे तो हारने वाली पार्टी जो है दोबारा फिर आक्रमण करने की तैयारी करती है, और जो यहाँ पर बार बार हो रहा है, जैसे शुभ्रांशु जिस बात को बता रहे हैं वो बिल्कुल वो सही बात है जी। तो शांति से ही उसका हल निकलना है, और वो जब दोनों दलों के बीच में बैठकर, दोनों पक्ष बैठकर यदि चर्चा करेंगे तो फिर रास्ता निकलेगा। लेकिन यहाँ केवल नक्सली है या सरकार है, केवल ये दो पक्ष नहीं है, एक बहुत बड़ा पक्ष है यहाँ पे आदिवासी, बिल्कुल, जिनके इलाकों में ये नक्सली हैं जो आदिवासियों को टूल की तरह यूज़ करते हैं, और पुलिस प्रशासन भी यदि हम कहें तो वो भी आदिवासियों पर ही जुल्म ढाता है नक्सली के नाम पर, जैसा कि सुनाई आ रहा है। तो ये चीज़ों को समझना होगा और इसके लिए बिल्कुल शांति वार्ता होनी चाहिए। और जिस तरीके से भूपेश बघेल सरकार बनी थी, तो ये कहें झीरम घाटी जो कांड हुआ था जिसमें कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की बड़ी लीडरशिप साफ कर दी थी नक्सलियों ने, बिल्कुल। उसके बाद जो आक्रोश उपजा था उसकी परिणति है कि रमन सिंह की 15 साल की सरकार को जाना पड़ा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। जो जन घोषणा पत्र का जो 22वां बिंदु शुभ्रांशु जी बता रहे हैं वो बिल्कुल उसमें साफ साफ लिखा था छत्तीसगढ़ सरकार ने कि वो इसमें दोनों रास्ते निकालेगी, वहाँ विकास भी करेगी और बैठकर बातचीत का भी रास्ता निकालेगी। तो बातचीत कहाँ गई? बिल्कुल। अब जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल वो कह रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा वादा ही नहीं किया था कि बातचीत करेंगे उनके साथ बैठकर। आज जो उनके जो बयान आ रहे हैं इसका बदला लिया जाएगा। तो वही तो बात है, अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आप लेकिन एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। जी मनोज जी, तो इसका दो ही उपाय हो सकते हैं, या तो टेबल पे समाधान कीजिए या फिर आप उसको निपटना है आपको तो आप श्रीलंका की तरह निपटिए, फिर जैसे जाफना में उनने किया था, लिट्टे को पूरी तरह साफ कर दिया। आप उस तरीके से निपटिए तो होगा। यदि यही नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वो कह रहे हैं कि इसका जवाब देंगे हम, तो उस वही सरकार ने जब पुलवामा का अटैक हुआ तो जवाब दिया ना, सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की। तो आप ये बस्तर देश के बीच में है, कोई पाकिस्तान में तो है नहीं कि जहां आपको जाना पड़े, बिल्कुल चारों तरफ से घिरा हुआ है।
आप वहाँ पर एक स्ट्राइक क्यों नहीं करते हैं? आप वहाँ पर जैसे शुभ्रांशु जी बता रहे, पैसा बांटने के बजाय आप वहाँ पर आर्मी लगा दीजिए और सुरक्षा बलों को लगा दीजिए, चारों तरफ घेर के एक बार एक ऐसी ड्राइव चलाइए जो खत्म करें उनको। वीरप्पन को खत्म किया गया इस देश में, बड़े बड़े उदाहरण हैं। तो इस तरीके का यदि आपको करना है तो वो काम कीजिए, या फिर टेबल पर जाकर बात कीजिए, तो ये तभी इसका समाधान निकल सकता है। और सरकारें ऐसा चाहती नहीं है। और हम यदि मध्य प्रदेश में बैठकर बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी यही है। और हमने ये देखा है कि जब भी नक्सलाइट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग होती है राज्यों के साथ, बिल्कुल, तो राज्य सरकारें उसमें अपना जिले बढ़ाने की मांग करती है। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि कभी जी। कहते हैं वो मंडला कहते भी हैं है, सीधी में डिंडोरी भी हो भी गया, है। यहाँ भी हो गया। वही हाल छत्तीसगढ़ में भी है। शुभ्रांशु जी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ जब बस्तर तक जो सीमित थे नक्सलाइट, वो 14 जिले में, वो कह रहे हैं कि 14 जिलों में हो गए हैं। और अब जहाँ तक मेरी जानकारी है, शुभ्रांशु जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आदिवासियों के बीच में भी काम कर रहे हैं उसी क्षेत्र में, और इनको भी धमकी मिली है। देश के शायद उन चुनिंदा 3-4 पत्रकारों में से हैं जिनको कि नक्सलियों ने धमकी दी है जान से मारने की, क्योंकि ये आदिवासियों के बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं उनके बीच में। तो इस तरीके की जो चुनौतियाँ, उससे भी निपटने का उपाय सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल। ब्रजेश जी, हमने सुना भूपेश बघेल जो कह रहे थे कि नक्सली केवल अब 40 बाय 40 वर्ग किलोमीटर में रह गए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि लगातार हम कि एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ है कि हम देश के चप्पे चप्पे में नज़र रख सकेंगे कि कहाँ पिन है, कहाँ पे गाड़ी है, कहाँ पे मूवमेंट है। तो इतने सारे संसाधन हमारे पास है, हमारे पास हर तरह की परिस्थिति में लड़ने वाली फोर्स है। तो इसके बाद भी वो क्या कारण है कि अगर 40 बाय 40 के एक छोटे से एरिया में अगर नक्सली हैं तो उनको हम काबू नहीं कर पा रहे, उनको ख़त्म नहीं कर पा रहे, कमी कहाँ है? देखिए मनोज जी, सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है। यदि सरकार इच्छा शक्ति ले और सोच ले कि हमें नक्सली समस्या का समाधान करना है, तो दो उपाय हैं उसके, जैसे प्रभु जी ने बताया, या तो टेबल पे बात कीजिए या आप सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कोई स्ट्राइक कीजिए, उनके बड़े लीडरों को निशाना बनाइए। तो जो भोले भाले आदिवासियों को जो बहला फुसला कर वो नक्सली कमांडर बना रहे हैं और उनसे अपराध करवा रहे हैं, तो उनमें जागरूकता अभियान चलाइए। जैसे कि घोषणा पत्र की बात शुभांशु जी ने भी की कि 22वें नंबर पर जो है, और उसमें कहा था जो नक्सली प्रभावित जो आदिवासी जिले हैं वो पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपये देंगे हम। लेकिन बाद में आप देखिए उन्होंने कहा SIT भी गठित कर दी थी, लेकिन 2.5 साल हो गए हैं, आज तक कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाए। उन्होंने कहा था कि नीति बनाएंगे हम नक्सलियों से समस्या से समाधान के, लेकिन आज तक कोई नीति नहीं बनी है। ना कोई नीति है सरकार के पास, ना कोई ब्लूप्रिंट है कि सरकार ये चाहती नहीं है कि कैसे समस्या का समाधान करें। तो उसके लिए कोई नीति तो बनाना पड़ेगी आपको, किस तरीके से निपटेंगे हम उनसे। आप जब भी कोई घटना होती है, चाहे वो 2010 की वो बस में सवार 40 लोगों को मौत के घाट उतार देने वाली हो, चाहे झीरम घाटी वाली हो, चाहे अब घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन हर बार एक ही बात। तब पी चिदम्बरम केंद्रीय गृह मंत्री थे, जब घटना हुई तो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये एक गलती थी जो अभियान चलाए, इसके परिणाम से ये घटना हुई है। उन्होंने 72 घंटे का समय दिया था कि 72 घंटे में बातचीत करेंगे हम और बातचीत से इसका समाधान करेंगे, लेकिन वो 72 घंटे के आप देखिए कितने साल गुजर गए, 72 महीने से ज़्यादा हो गए। हाँ, तो आप देखिए कि सरकार नहीं चाहती है। इस बार नक्सलियों की तरफ से थोड़ी सी पहल की गई बातचीत की, अभी जो सुनने में आ रहा है, जो देखने में, लेकिन रमन सरकार ने कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, सशर्त बातचीत नहीं करेंगे, आप वैसे बातचीत करिए। तो आप एक तरफ से अभियान चला रहा हो, और जब पहले आप कह रहे थे बातचीत के माध्यम से करेंगे, तो जब बातचीत का उधर से कोई एजेंडा आया है या पहल हुई है, तो आप निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ना चाहिए सरकार को, और बातचीत के माध्यम से समाधान करना चाहिए, और या फिर उनको मजबूर कर देना चाहिए कि वो बातचीत के लिए टेबल पे आए। तो उसके लिए आपको और सख्ती करना पड़ेगी, आप संसाधनों से लैस हैं, लेकिन देखिए आप मोटर वही है, तरीका वही है वारदात का उनका, पहले भी उसी तरीके से मारा उन्होंने, आज भी उसी तरीके से मार रहे हैं, वही उनके तरीका है। इसके बावजूद आप बार बार उनके चुंगल में कैसे फंस जाते हो? दो चीज़ें भी है ना कि 2000 जवान और 700 नक्सली, 3 गुना ज़्यादा जवान है, इसके बाद 3 गुना ज़्यादा नुकसान है। और इसी तरह से आपको बुला बुला के आपके साथ हमले हुए हैं, बावजूद इतने आपके गए हैं, तो फिर मतलब आप तैयारी से नहीं गए हो। यदि आप कह रहे हो 40 बाई 40 के प्लाट में हैं, तो मनोज जी आप 2000 जवान थे, आप 10,000 जवान है, वहाँ पूरा केंद्र का बल वहाँ लगा हुआ, बाकायदा पूरी बटालियन की बटालियन लगी, तो आप घेराबंदी नहीं कर पाए। शुभ्रांशु जी से समझ लेते हैं, घेराबंदी नहीं कर पाए। आप चाहते तो 2 दिन बाद आपको लाश उठाना पड़ी, आप घेराबंदी कर लेते, पूछे 50 एकड़ के एरिया की कर लेते पूरी। बिल्कुल शुभ्रांशु जी, 2 चीज़ें होती हैं। नक्सल जब से हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं कि जो नक्सलियों की बात करने लगता है तो उसको ये हो जाता है कि अर्बन नक्सली का उसको टैग लग जाता है, या आप जैसे कुछ लोग हैं जो एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाना चाहते हैं आदिवासियों के बीच, तो आप नक्सलियों के निशाने पर आ जाते हैं। तो अगर बातचीत की कोई पहल निकलती है तो वो दोनों विश्वास कैसे होगा? क्योंकि जो भी एक बात करता है तो या तो सरकार के निशाने पर होगा या नक्सलियों के निशाने पर, फिर इसका हल क्या है?
है कि थोड़ा सीखें कि देशों में क्या हुआ। अब माओवाद समस्या यहाँ पर है, जी दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देशों में माओवाद समस्या रही है। सिर्फ 2 जगह ये समस्या बची है, भारत में बची है और फिलीपींस में बची है। फिलीपींस में पीस प्रोसेस चल रहा है, भारत ही एकमात्र देश है जहाँ पे कोई पीस प्रोसेस नहीं चल रहा है। बिल्कुल तो इस ये ट्रैप की बात जो भी ब्रजेश जी ने कही, वो ट्रैप पे फिर फंसने जा रहे हैं आप। जो मैंने कहा कि 98 में जो ट्रैप लगाया था वही ट्रैप 21 में किया, अभी फिर वही ट्रैप में फंसने वाले हैं कि आप 24 की जगह 42 को मारेंगे और 200 लोग माओवाद में जोड़ेंगे। तो हम अगर सीख लें कि नेपाल में कैसे इसको सॉल्व किया, कोलंबिया में कैसे इसको सॉल्व किया, उसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ कोई प्रयास दिखता नहीं है। जी बस्तर एक होली काऊ है, मतलब एक बस्तर पैसा कमाने का ये जरिया है कि बहुत सारा अनअकाउंटेड पैसा आता है, वो जा रहा है। जो मैंने पहले का जी बिल्कुल, शुरुआत में जो आपने बताया। तो चाहते नहीं है, जो ब्रिजेश जी ने कहा ना कि ये हिंसा बंद हो। इस हिंसा से अभी इस बार का जो बजट हुआ छत्तीसगढ़ का, जी उसका अगर हेडलाइन था तो कि बस्तरिया फोर्स बनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अब चौधरी जी मिश्रा जी को मरने की जरूरत नहीं है, अब आदिवासी ही मरे, आदिवासी ही मारे और आदिवासी को आदिवासी ही मरे। मारे। और हम तो ये तो पॉलिसी है हमारी कि भैया देखिए, लगभग 60% लड़कियां हैं माओवादी फोर्स में। बिल्कुल उसको समझने की जरूरत है कि ये लड़कियां क्यों जुड़ रही है। मैंने सैकड़ों लड़कियों से मुलाकात की है एक जी पत्रकार होने के नाते, एक ने भी मुझे नहीं कहा कि वो माओवादी हैं या कोई माओवादी एजेंडा के कारण जुड़ रहे हैं। ये जहां पर ये जो घटना हुई है, जी हिडमा हिडमा आप लोग सब तक देख रहे होंगे बिल्कुल कि हिडमा मास्टर जिसकी चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है, वो ये कि उसी इलाके का एक और व्यक्ति है, उसका नाम है वेंकटेश। ऑफ कोर्स उसका नाम वेंकटेश नहीं है, जैसे हिडमा भी इसका नाम नहीं है, या हिडमा एक व्यक्ति है कि नहीं वो भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि एक नाम होता है और वो बहुत सारे लोग होते हैं। वेंकटेश माओवादियों में सबसे बड़ा आदिवासी नेता है। बिल्कुल, ये एक एक और सारे प्लस के पॉइंट भी है। बिल्कुल अंतर आदिवासी हैं, पर नेता एक भी आदिवासी नहीं है। वेंकटेश सबसे बड़ा आदिवासी नेता है। उससे मैंने मुलाकात की। वो जी क्या चाहता है? वो चाहता है कि भैया हमको जंगल का अधिकार मिलना चाहिए, भैया हमारी भाषा का सम्मान होना चाहिए, भैया मैं दूसरी फेल हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में जो है कोई स्कूल कभी टीचर ही नहीं आया, मेरे बड़े भाई को फॉरेस्ट गार्ड ने झापड़ मारा इसलिए मैं माओवादी बना। तो उनकी जो मांगे हैं सब कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। और जो कोई ये बड़ी मांग वन भी नहीं प्लस जो आप बता रहे हैं, वो अगर देखें तो ये उनकी जायज मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं ऐसी नहीं है जिसको सरकार पूरा ना कर पाए। तो वेंकटेश से बात करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। जो प्रेस नोट आया माओवादियों का, हम लोग अभी एक पद यात्रा कर रहे थे, जी उसके बीच में माओवादी को प्रेस नोट भेजा जिसमें ये 3 शर्तें थी। उस प्रेस नोट में वो एक गोपन्ना मरकाम के बारे में बोलते हैं। ये हिंट है कि गोपन्ना मरकाम छत्तीसगढ़ के जेल में बंद है, उसको छोड़िए और वो बातचीत को लीड करेगा। हमने अनऑफिशियल तरीके से गोपन्ना मरकाम से मुलाकात की। जी अब इसको ऑफिशियली नहीं बोला जा सकता है। बिल्कुल गोपन्ना बिल्कुल, कई मरकाम ने सारे तो कारण होंगे। बड़ी बात, 2 बड़ी बातें। पहली बात उसने की कि हम भी ये समझते हैं कि जनता शांति चाहती है। दूसरा उसने कहा कि हम अपने क्रांति का उद्देश्य छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हिंसा का रास्ता छोड़ने पर सोच सकते हैं। बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी बातें माओइस्ट लीडर जिसको हिंट कर रहे हैं आपके जेल में बंद है, वो ये बोल रहे हैं, तो उससे कुछ आगे बात बढ़नी तो चाहिए। अगर आप इस समस्या को सच में सुलझाना चाहते हैं, उसी जगदलपुर में जहां पर आज अमित शाह गए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री बिल्कुल 40x40 कर रहे हैं, वहां के आईजी ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में हम घुस भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल बस्तर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में आप घुस भी नहीं सकते हैं। घुसते हैं तो यही होता है जो परसों हुआ है ना। तो या आगे भी हम इस प्रकार देख सकते हैं। हाँ हाँ, इजराइल से बड़ा इलाका माओवादियों की कंप्लीट कंट्रोल में है। वहां के लोग वही करते हैं जो वो चाहते हैं। तो इसको हल करना बहुत आसान नहीं है बड़ी बड़ी बातें करके, बिल्कुल पर ये बातें की जा सकती हैं अगर अगर इच्छा शक्ति हो, अगर थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो, थोड़ा सा इमेजिनेशन हो। गोपन्ना मरकाम जगदलपुर के जेल में बैठे हैं, उनसे बात कीजिए, हो सकता है वो आपको मदद करें। वो हिंट तो माओवादी दे रहे हैं, वो हिंट कोई ले तब तो। प्रभु जी, एज ए जर्नलिस्ट हम देख रहे हैं शुभ्रांशु जी जो बात कर रहे हैं कि वो पहुंच रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, तो मुझे आपको नहीं लगता है कि ये जो पैगाम है सरकार तक पहुंच जाए तो एक शुरुआत तो कम से कम आप करें? क्योंकि जब अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर बैठे तालिबान से बात करने को तैयार है, तो हमें अपने लोगों से क्या परेशानी है? देखिए मनोज जी, जो एक फैक्टर जो शुभ्रांशु जी बता रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर ऐसी घटनाओं में जो अनअकाउंटेबल एड्स मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो
वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इससे क्या हो कि राज्य में एक अलग तरीके का माहौल बनता है। अब इसी छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के दौरान एक घटना सुनने में आई थी कि बिलासपुर जो कि नक्सलाइट एरिया नहीं है, वहाँ पर नक्सलियों की वर्दियाँ सिलते बड़ी तादाद में सिलते हुए पाई गई थी, वहाँ पर रेड पड़ी थी। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ तक पहुँच रहे हो, क्यों पहुँच रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर इसका सीधा सीधा कारण है वहाँ के जो मूल लोग रहे, और अब तो भीमा कोरेगांव जैसी हिंसा में भी आता है कि अर्बन नक्सली है, उसमें उनके साथ पास विकास नहीं पहुँच रहा है। जो शुभ्रांशु जी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं दम है इस बात में कि वहाँ का आदमी अब हिंसा छोड़ना चाहता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो क्रांति की बात करें तो ये क्रांति क्यों चाहते हैं, वो विकास की जो धारा है संविधान के तहत उसमें वो क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं, फिर संपूर्ण क्रांति का नारा क्यों देते हैं, क्यों रेड कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं। ये एक फैक्टर है जिसको समझना होगा और राजनीतिक दलों को भी समझना होगा कि नक्सलाइट कोई बाहरी देश के आए हुए लोग नहीं हैं, दूसरे देश के आतंकवादी नहीं, अपने देश के कुछ भटके हुए लोग हैं जो कुछ मुद्दों या मांगों को लेकर या कहीं पीड़ित प्रताड़ित हैं। तो उनके साथ बैठकर हल निकालना से अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता और शांति से ही इसका हल निकल सकता है जब आप टेबल पर बात करेंगे। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी, उनको रोका नहीं जा सकता। ब्रजेश जी, क्योंकि अब समय की कमी, एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया 30 सेकंड में, कि जब सब कुछ हमने नक्सली की बात करें, हमने खालिस्तान आंदोलन खत्म कर दिया, हमने बड़े बड़े डकैत खत्म कर दिए, और एक छोटा एक एरिया, हालांकि वो क्षेत्रफल में इजराइल जितना है जैसा बता रहे थे शुभ्रांशु भी, तो या तो बातचीत बोली नहीं तो गोली, लेकिन दोनों फेल है। कारण देखिए मनोज जी, मैंने पहले भी कहा है कि सरकारें नहीं चाहती हैं, शुभ्रांशु जी बेहतर तरीके से बता रहे हैं कि वो जो पैसा आता है केंद्र सरकार का वो एक वजह बनी हुई हो। सरकार चाहे वो भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, वो उस तरीके से उसको निपटती नहीं है, कोई रणनीति नहीं बनाती। जब हम डकैतों को आप आत्मसमर्पण करने के लिए उनकी शर्तें मान लेते हो, उनको जेल में डाल देते हो, नौकरी में रख लेते हो, संसद में भेज देते हो, संसद में भेज देते हो, तो नक्सलियों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए आप उनसे हथियार डालने की कहिए, उनसे कहिए लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव लड़िए, हम आपको पहली बार माफ कर देते हो, एक बार माफ करने की कोशिश तो कीजिए, तो जी आगे की जो घटना है तो रुक सकती हैं। हथियार डलवाइए उनसे, नहीं तो आप फिर दूसरा रास्ता अपनाइए। आपको दूसरों की जान बचानी है, आम लोगों की जान बचानी है, भटके हुए लोगों को रास्ते पे लाना है। सरकार सीधे गोली से ही बात करेगी तो निश्चित तौर पर 200 नक्सली और बढ़ जाएंगे, 500 और बढ़ जाएंगे, जो प्रताड़ित होंगे उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। तो आप एक बार तय कर लीजिए कि टेबल पे हम बैठते हैं और आपको हम माफ करते हैं, आप आ जाइए, नहीं तो अगली बार फिर ऐसे ही मातम मनाएंगे और हम ऐसे ही चर्चा करेंगे। मनोज, बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा। बहरहाल शुभ्रांशु जी आपका, प्रभु जी आपका, ब्रजेश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो लाल आतंक की जो बात है, कहीं ना कहीं एक कह भी सकते हैं कि विचारधारा को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था वो एक खूनी खेल में बदल चुका है। फ़ायदा सभी का है, इसमें सरकारों का भी फ़ायदा है अपना, क्योंकि पैसा की कोई अनअकाउंटेबल पैसा है, इसके पीछे एक बड़ी बात। नक्सलियों का एक अपना एक साम्राज्य है जिसमें लेवी वसूली है, ठेकेदारों से पैसा कमाना है, और कई सारे ऐसे नक्सलियों के हमने देखे हैं जो बड़े बड़े नक्सली जो आदिवासियों के साथ लड़ते हैं, गोरिल्ला युद्ध में उनको झोंक देते हैं, ताकि मरता है तो वो एक आम आदिवासी मरता है, चाहे वो पुलिस की तरफ से मरे चाहे वो नक्सलियों की तरफ से। और जो बड़े नक्सली नेता है वो किसी शहर में छुपे होते हैं और उनके बच्चे कहीं विदेश में पढ़ रहे होते हैं। तो इस पर निश्चित तौर पर सरकारों को सोचना चाहिए कि बोली या गोली, दोनों में से जो भी करना चाहिए पूरे प्लानिंग के साथ करें, ताकि इस आतंक के लगाम कसी जा सके और जो आम जवानों का, आम आदमियों का जो खून बह रहा है उसको रोका सके। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।